इलाहाबाद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रेम यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। सीटेट में जो विगत वर्षों में पूछा गया है और इसके बाद इसमें से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि सीटेट में प्रश्न कैसे बनते हैं और किस किस से उसका सब्जेक्ट क्या है, सीटेट में कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे उसको प्रश्न बनाया जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सीटेट में देखिए, सीटेट में क्या है, पहले इसमें एक हिंदी होती है, हिंदी है जिसमें हिंदी में आता है 30 नंबर का होता है हिंदी। 30 नंबर में क्या होता है, 15 नंबर जो है पेडागाजी होता है इसमें, ठीक है। इसमें 15 नंबर पेडागाजी होता है। फिर आता है संस्कृत, संस्कृत और अंग्रेजी होता है इसमें, जिसमें संस्कृत में भी 15 नंबर पेडागाजी आता है। इसमें भी 30 नंबर का ये होता है, जिसमें ये 15 नंबर इसमें भी पेडागाजी होता है। फिर आता है इसमें संस्कृत और अंग्रेजी दोनों होते हैं। चाहे ऑप्शन में आता है कि आप संस्कृत भी ले सकते हैं और अंग्रेजी भी ले सकते हैं आप। फिर आता है मैथ, गणित। गणित में क्या है, ये भी 30 नंबर का होता है, इसमें 15 नंबर भी पेडागाजी होता है, ठीक। फिर आता है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में क्या है, ये 30 नंबर पूरे आते हैं, पेडागाजी होता है, ठीक। 4 हो गया, ये 4 प्रश्न हो गए। फिर आता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण में आता है ये भी, इसमें 15 नंबर जो है पेडागाजी होते हैं और 15 नंबर ऑप्शनल वैसे होते हैं 15। तो 5 सब्जेक्ट में मिला के 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में मिला के 15 नंबर ये हो जाता है पेडागाजी का। संस्कृत में 15 नंबर होता है, गणित में 15 नंबर होता है, बाल मनोविज्ञान में 30 होता है और पर्यावरण में भी 15 होता है। ये मिला के हमारे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 90। अगर कोई भी एनसीएफ ठीक से पढ़ता है तो हमें नहीं लगता कि वो सीटेट नहीं पास कर पाएगा। सिर्फ एनसीएफ पढ़ के भी सीटेट पास किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद मैं चलता हूँ प्रश्न की तरफ, देखते हैं किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। सीटेट 2020 का ये मॉडल पेपर मैंने बनाया है, जो संभावित प्रश्न है, पूछे भी जा सकते हैं इसमें, ठीक। टॉप 20 क्वेश्चन है इसमें। देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 1 कहता है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? प्रश्नोत्तर नंबर 1 कहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सुरमा घाटी एक है, सुरमा घाटी में पाई जाती है कि कश्मीर में पाया जाता है। सी ऑप्शन कहता है फूलों की घाटी में पाया जाता है और ये शांत घाटी में पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। तो इसमें सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है पूछा जा रहा है, तो आप इसमें क्या बता सकते हैं? सुरमा घाटी में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, फूलों की घाटी में पाई जाती है और शांत घाटी में पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में सुरमा घाटी जो है, सुरमा घाटी में नहीं पाई जाती जैव विविधता, क्योंकि वहाँ सारे जीव जैव विविधता नहीं वहाँ मिलती है। और कश्मीर में भी ऑप्शन गलत होता है। फूलों की घाटी में जैव विविधता नहीं है। 3 ऑप्शन मेरा गलत हुआ, तो चौथा डी ऑप्शन सही होगा, शांत घाटी में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है साइलेंट वैली। ये शांत घाटी में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है साइलेंट वैली। प्रश्नोत्तर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 देखते हैं क्या है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है।
जैव विविधता में परिवर्तन होता है। कहाँ परिवर्तन होता है? भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। ठीक, बी ऑप्शन में बताया गया है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। फिर कहा गया है कि पृथ्वी पर एक समान रहती है। डी ऑप्शन कहता है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता पहले आप समझिए कि जैव विविधता है क्या। जैव विविधता में क्या है कि जब हमारी पृथ्वी पर जहां हमारे अनेक जीव जंतु सब पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहा जाता है। जहां हमेशा जीव जंतु पेड़ पौधे हमेशा बने रहते हैं। ठीक, तो जैव विविधता में क्या है कि इसमें देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच रेखा को कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, या कहते हैं इसको विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। जब हमारे सूर्य का प्रकाश क्या है? जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये जो सबसे पहले भूमध्य रेखा पे जब पहुंचता है तो इसका प्रकाश 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात हमेशा बनते हैं। यहाँ घटते बढ़ते नहीं, इसमें 12 घंटे दिन भी होंगे और 12 घंटे रात होंगे। और यहाँ भूमध्य रेखा पे क्या है कि यहाँ हम हर साल क्या हमेशा समझिए कि यहाँ इसमें जड़ों की विविधता हमेशा बनी रहती है। और सूर्य का प्रकाश जो आता है यहाँ पृथ्वी तक नहीं पहुँचती, क्योंकि यहाँ इतनी घनी वृक्ष के पेड़ हैं, यहाँ इतने घने वृक्ष हैं कि पृथ्वी तक इसकी धूप नहीं पहुँच पाती। ठीक, तो इसमें आता है, देखिए क्या बताएगा, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। तो भूमध्य की रेखा तरफ बढ़ेंगे तो फिर घटेगी कैसे? ये तो बढ़ेगी इसमें। फिर आते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन देते हैं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो हमारा बी ऑप्शन ये सही है। फिर देखते हैं सी ऑप्शन में, पृथ्वी पर एक समान रहती है। नहीं, पृथ्वी पर एक समान रहती है क्या? हमेशा हर जगह जैव विविधता समान है? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं घटती है तो कहीं बढ़ती है। ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों की तरफ कैसे बढ़ेगी? क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ेंगे, वहाँ इस तरह से कुछ नहीं है, जैव विविधता नहीं मिलेगी। फिर आते हैं अगला प्रश्नोत्तर नंबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर देखते हैं 3 क्या है। 3 में क्या है? 3 में जैव विविधता का अर्थ क्या है? अब जैव विविधता के बारे में पूछ रहा है, जैव विविधता है क्या? जैव विविधता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, जहां विभिन्न प्रकार के पादप पौधे पाए जाते हों और वनस्पति पाए जाते हों, उसे जैव विविधता कहते हैं। क्या ऐसा है? चलिए ठीक है, आगे ही देखते हैं। इसके आगे बी ऑप्शन में कहता है विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाए। जहां विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाए उसे जैव विविधता कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं सी नंबर में क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। जहां एक निर्धारित क्षेत्र होता है और विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं और जंतु भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पादप और पौधे और जंतु दोनों पाए जाते हैं। ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। चलिए ठीक है, सी ऑप्शन। इसके बाद डी ऑप्शन में देखते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। विदेशागत क्या होता है? ये एकदम गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा। एक निर्धारित क्षेत्र होता है, ये निर्धारित क्षेत्र होता है जहां विभिन्न प्रकार के पादप पौधे पाए जाते हैं और फिर जंतु पाए जाते हैं। जहां जीव जंतुओं की संख्या होती है और पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम एक जैव विविधता के अर्थ में रखते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में क्या है कि इसमें बताया गया है कि असत्य कथन पर विचार करें। असत्य कथन पर विचार करें। ए ऑप्शन देखते हैं कि मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलकर रहती हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि असत्य कथन, मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलकर रहती हैं। बी ऑप्शन कहता है कि रानी चींटियां अंडे देती हैं। रानी चींटियां
अंडे देती हैं। सी ऑप्शन कहता है कि सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती हैं। सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती हैं। दीमक, बी ऑप्शन कहता है कि दीमक और तोता समूह में रहते हैं। ठीक है, तो हमने चींटी के बारे में आपको बताया था कि चींटियां कैसे रहती हैं। चींटियों के बारे में मैंने इसके पहले बता चुका हूं कि चींटियां देखिए मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलकर रहती हैं। तो ये ऑप्शन कैसे लगा आप बताइए, इसमें ए और बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मधुमक्खी की तरह चींटियां मिलकर रहती हैं, ये ऑप्शन तो सही है, ये सही है। फिर रानी चींटियां अंडे देती हैं। रानी चींटी का काम क्या होता है? वो अंडे देने का सिर्फ काम होता है। ये भी बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं कि सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। ये गलत है हमारा। सी ऑप्शन क्या है? गलत है। सिपाही चींटी का काम क्या होता है? सिपाही चींटी का काम होता है कि बिल की रखवाली करना। जिसमें चींटियां रहती हैं, जो चींटियों के घर होते हैं, उसकी रखवाली के लिए होता है कि सिपाही चींटी अपना बिल की रखवाली करती हैं, उनका काम नहीं होता है। लेकिन रानी चींटी जो होती है उनका सिर्फ यही काम होता है, अंडे देने का काम होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही है, यही गलत है। तो असत्य कथन पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 की तरफ। प्रश्नोत्तर 5 नंबर में देखिए क्या है। रेल के टिकट के बारे में बताया गया है। सभी ने सफर किया होगा, सभी ने टिकट लिया होगा। टिकट के बारे में क्या आपने कभी देखा कि क्या टिकट में क्या कैसे है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 में कहा गया है कि रेल टिकट से प्राप्त जानकारी नहीं है। मतलब रेल टिकट से प्राप्त जानकारी क्या इसमें नहीं है? पूछ रहा क्या? नहीं है। तो हम आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 में ए जो कहता है, ये कहता है ट्रेन का नंबर होता है। क्या ऐसा है कि ट्रेन का नंबर होता है टिकट में? फिर बी ऑप्शन में देखते हैं सफर शुरू होने की तारीख होती है। सफर हम जहां से शुरू करते हैं क्या उसकी तारीख होती है? सी ऑप्शन में देखते हैं बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है। ऐसा भी होता है? डी ऑप्शन देखिए। डी ऑप्शन में क्या कहता है कि यात्री का नाम और लिंग होता है। तो इन सबों में नहीं है। क्या किसमें टिकट में क्या नहीं पाया जाता उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ट्रेन का नंबर तो होता है टिकट में, जो है ट्रेन का नंबर होता है, ट्रेन का नंबर होता है। और बी ऑप्शन में चलते हैं सफर शुरू होने की तारीख होती है। इसमें तारीख भी होती है, जहां से आप सफर चालू करते हैं या जिस दिन करते हैं वो तारीख भी होती है। ठीक, फिर चलते हैं बर्थ एवं डिब्बे का नंबर भी होता है। आप किस में बैठ रहे हैं क्या है तो इसका नंबर भी होता है। फिर डी ऑप्शन में चलते हैं यात्री का नाम होता है और लिंग भी होता है। इसमें यात्री के नाम नहीं होते हैं, लिंग होता है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी बुक में जो बताया गया है ये विंडो खिड़की, जो विंडो वाली टिकट पाई होती हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। जो स्लीपर वाली वैसी होती हैं उसमें नाम भी होते हैं और लिंग भी होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में या जो भी सीटेट में पूछा जाता है वो विंडो खिड़की के बारे में पूछा जाता है। फिर आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 में देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6 में क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 6 में है कील जैसा दिखती हूं। कैसा दिखती हूं? कील जैसा दिखती हूं पर मैं एक काली कली हूं। ठीक, पर मैं एक कली हूं। और उपर्युक्त लाइनें हमें बोध कराती हैं। किस बात का बोध कराती हैं? इसमें देखिए सौंफ का बोध कराती हैं। बी ऑप्शन कहता है लौंग का बोध कराती हैं। सी ऑप्शन कहता है काली मिर्च का बोध कराती है। डी ऑप्शन कहता है इसमें से कोई नहीं। कील जैसे दिखती हूं पर मैं एक कली हूं, उपर्युक्त लाइनों में हमें बोध कराती है। इन चारों ऑप्शनों में किस चीज का बोध करा रही है? तो सौंफ का बोध करा रही है कि लौंग का बोध करा रही है, काली मिर्च का बोध करा रही है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में हमने उसमें देखा कि उसको लिखा भी है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कील जैसी दिखती हूं। कैसी दिखती हूं? कील जैसी दिखती हूं पर मैं एक कली हूं।
चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूं। जब दर्द होता है दांत में तब मुझे रखते हैं दांत में। और सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये आप बता सकते हैं कि ये किसके बारे में बताया गया है इसको पढ़ करके। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। ये लौंग के बारे में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते इसी तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 7 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में बताया गया है कि जानवरों के बारे में, कि जानवरों की खाल पर डिजाइन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुत्तों के ऊपर डिजाइन बने होते हैं, या गाय के ऊपर या बकरे के ऊपर, किसी के ऊपर भी देखिए जो बाल बने होते हैं वो खाल के ऊपर उनके जो डिजाइन बने होते हैं। शेर के बाल देखा होगा, शेर के में खाल बने होते हैं। जेब्रा होता है उसके चित्तीदार जो खाल बने होते हैं उसमें सब। इस बी ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, इसी तरह से देखेंगे कि जलवायु के कारण होते हैं। जो जानवरों के शरीर के ऊपर डिजाइन बने होते हैं वो किसके कारण होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं। बी ऑप्शन हमारा कहता है कि बालों के कारण होते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों सही है। हम ए बी दोनों सही है, जलवायु के कारण भी होते हैं और बाल के कारण भी होते हैं। डी ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जानवरों की जो खाल होती है, जो डिजाइन होती है, वो हमारा जलवायु के कारण होता है। जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है तो उनके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, और बालों के कारण होते हैं। उनके बाल होते हैं ठंडियों के कारण, मौसम की तरह। जैसे मौसम में जहाँ गर्म मौसम होती है वहाँ के लोगों के बाल कम पाए जाते हैं, जहाँ ठंड पड़ रही है वहाँ बाल उनके अधिक पाए जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा, ए और बी दोनों सही है। इसी तरह से हम प्रश्नोत्तर नंबर 8 की तरफ देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में क्या बताया गया है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और दूर दूर तक क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, और पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल हो, जो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, शहरी इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए भले ही दिक्कत हो, हम भागते हुए आसानी से पार कर जाते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, जो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं उनकी अपेक्षा हम पहाड़ों पे तेज चढ़ सकते हैं। जो मैदानी इलाकों में है वो नहीं चढ़ सकते इतनी तेज, हम भागते हुए चढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है, ए ऑप्शन में क्या बताया गया, वो लेह लद्दाख के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन कहता है जम्मू कश्मीर में है। सी ऑप्शन कहता है उत्तराखंड में है, और डी ऑप्शन कहता है हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन के ऊपर होता है, कभी कभी ऑप्शन भी इसमें अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें देखिए कभी कभी लेह लद्दाख में भी आएगा और उत्तराखंड में भी आएगा। जो हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है वो उत्तराखंड भी कहती है और लद्दाख भी कहती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो उत्तराखंड का ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 9। प्रश्नोत्तर नंबर 9 में देखते हैं जो बीन बनाए जाते हैं, जो सपेरे लोग बीन बजाते हैं, वो जो बीन बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। बीन जो बनाए जाते हैं, बीन बनाए जाते हैं किससे। ए ऑप्शन कहता है सूखे बबूल के पेड़ से बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन कहता है सूखे नीम से बनाए जाते हैं, जो नीम के पेड़ होते हैं सूख जाते हैं उससे बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन कहता है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन कहता है उपरयुक्त सभी। क्या आप बता सकते हैं कि जो आपने देखा होगा कि आपके गांव में, शहरों में, घरों पे जाते होंगे सपेरे वाले जो बजाते हैं बीन, तो बीन बजाते हैं तो उसमें क्या है कि वो किस चीज़ के बने होते हैं। आपने सपेरे वाले को देखा होगा, बीन बजाते हुए भी देखा होगा, तो वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं सूखी लौकी के। सूखी लौकी के बनाए जाते हैं, जो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर आगे चलते हैं
देखते हैं भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं। आपने सांप के बारे में मैंने बताया है कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं और कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं। तो जहरीले सांप में प्रश्नोत्तर नंबर में 10 नंबर में बताया गया है। ए ऑप्शन कहता है कि 1 सांप पाया जाता है जहरीला, बी ऑप्शन कहता है 3 पाए जाते हैं और सी ऑप्शन कहता है 4 पाए जाते हैं, डी ऑप्शन कहता है 6 पाए जाते हैं। तो इन सभी में कौन सा सही है? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं। सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4। तो 4 सांप है कौन कौन से? एक होता है नाग होता है, करैत होता है, नाग, करैत, दुबैया, एक होता है अस्थाई, ये हमारे 4 प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं। एक होता है नाग, दूसरा करैत, दुबैया और अस्थाई। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। आपने सुना होगा सांप काट लेते हैं। जो सांप काटते हैं, सांप के जो काटते हैं उनके बिख से, उनके सीरम से ही सांप की दवा बनाई जाती है। तो हमारे कितने प्रकार के इसमें ऑप्शन में आएगा? सी ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी, जो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 11 नंबर कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी की किस जयंती पर प्रारंभ किया गया था? जो स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया है वो गांधी जी की किस जयंती पर किया गया था? ए कहता है कि 140वीं जयंती पर, बी कहता है 145वीं, सी कहता है 150वीं, डी कहता है कि 160वीं जयंती पर। तो इसमें चारों में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मैं कमेंट मांगता हूं, इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा? सी ऑप्शन सही है। 150वीं जयंती पर यह मनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान। अब तो और चालू हो गया है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 12 क्या है। 12 में बताया गया है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। क्या होती है? हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जो बनाए जाते हैं वो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट क्या है ऊपर बनाए जाते हैं। और ऊपर बनाए जाते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और वो जो घर बनाए जाते हैं मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यह अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं। किस राज्य का वर्णन किया गया है इसमें? आपने अभी पढ़ा, इसमें देखा है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और जो घर हमारे बनाए जाते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं, 10-12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। और जो अंदर भी होते हैं, अंदर भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये घर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? 10-12 फीट ऊंचे घर कहाँ बनाए जाते हैं? ये असम में बनाए जाते हैं, कश्मीर में बनाए जाते हैं, कि राजस्थान में बनाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, इसमें जो मजबूत 10 से 12 फीट ऊंचे जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ये प्रश्न देखेंगे कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। अब आप कहेंगे लैंटिक आवास क्या होता है? ये कहाँ से नया आ गया? तो लैंटिक आवास इसी तरह से नए नए प्रश्नों इसमें डाल करके कंफ्यूज कर देता है। आते हुए भी प्रश्न हम गलत कर जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे लैंटिक आवास क्या होता है। लैंटिक आवास जो होता है हमारे, ये देखिए, ए ऑप्शन कहता है कि तालाब एवं नदी को कहते हैं, बी ऑप्शन कहता है झरना एवं नदी को कहते हैं, सी ऑप्शन कहता है तालाब एवं दलदली स्थानों में कहते हैं, डी ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी।
लैंटिक आवास पहले जानेंगे। लैंटिक आवास, लैंटिक आवास क्या होता है कि जो जल स्थिर हो, जैसे नदी का जल हुआ, नदी का स्थिर नहीं होता, सॉरी तालाब का हुआ, तालाब का जल हुआ, तो तालाब क्या है, तालाब का जल जो है ये स्थिर होता है। कुआं का जल हुआ, ये लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। जो बहता हुआ, जो बह रहा है जल, तो वो लैंटिक आवास में नहीं आएगा। ठीक, तो जो स्थिर जल होता है उसे लैंटिक आवास कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तालाब एवं नदी दिया है पहले ऑप्शन में, तो तालाब तो स्थिर है, ठीक है मान लिया, लेकिन नदी का पानी बह रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। फिर बी ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं झरना दिया है और नदी दिया है। झरना भी हमारा बहता रहता है और नदी भी क्या है, बहती रहती है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत होगा। फिर आगे सी में चलते हैं, देखते हैं सी क्या है, तालाब दिया है एवं दलदली स्थान दिया है। तो तालाब का पानी हमारा तो स्थिर होता है, ठीक, और दलदली स्थान जहां दलदल स्थान पाए जाते हैं, नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे दलदली स्थान पाए जाते हैं, तो वो हमेशा दलदल बने रहते हैं, नमी बनी रहती है। तो हमारा इसमें से कौन सा सही होगा, तालाब एवं दलदली स्थान को कहते हैं लैंटिक आवास। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 14 में क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 14 में निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। इसमें एक नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए नीम, नीम क्या पारिस्थितिकी तंत्र के उसमें नहीं है। बबूल, बबूल के बारे में बताया। फिर सी ऑप्शन कहता है यूकेलिप्टस होता है, डी ऑप्शन कहता है पीपल होता है। तो आपने देखा होगा इसमें ऑप्शन सी हमारा जो है सही है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जिसे कहते हैं, इसे यूकेलिप्टस क्या है, यूकेलिप्टस का मतलब क्या होता है, सफेदा का पेड़ जिसे बोलते हैं, यूकेलिप्टस को सफेदा का पेड़। सफेदा का पेड़ क्या होता है, ये नीचे से नमी को खींचता है, तेज खींचता है, और खींचने के बाद ये वाष्पीकरण कर देता है। ठीक, तो इसी तरह से इसको कहा गया है, पौधों का आतंकवाद कहा जाता है। ये आतंकवाद, इस पौधे को आतंकवाद भी कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। 15 नंबर देखते हैं। इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। जो एक मनुष्य होता है, एक जो जीव रहने के लिए अपना जो घर बनाता है, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या न्यूनतम होते हैं, जीव जात होती है। ठीक, पारिस्थितिकीय पद छाप होते हैं। फिर आते हैं सी ऑप्शन में कहता है जियोम आते हैं। फिर डी ऑप्शन कहता है कि आते हैं निकेतन आते हैं। तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी पद छाप, ये बी ऑप्शन हमारा क्या है, ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें बताया गया है पारिस्थितिकी पद छाप। अब ये पारिस्थितिकी पद छाप क्या होते हैं, पारिस्थितिकी पद छाप में देखिए जो एक शहर का एक स्थान निश्चित होता है कि इतने दूरी में ये शहर बसा हुआ है। अब इसमें मान लीजिए लोग रहने वाले घर बना चुके हैं, रह रहे हैं। ठीक, अब कोई आता है, नया आदमी, आने वाले तो इसमें आते रहते हैं। ठीक, आए वो तो उनके रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो जगह ना मिलने के बाद तो क्या करते हैं, घरों को कुछ ये खाली करा देते हैं, गिरा देते हैं। जैसे बिल्डर्स वाले जो बना देते हैं, फ्लैट बनाते हैं, तो एक के ऊपर एक बनाते हुए चले जाते हैं और खूब ऊंचाई तक, ये 60, 70, 100 फीट तक ऊंचाई लेके चले जाते हैं, 40, 50 फ्लोर के लेके चले जाते हैं। तो इसमें आदमी आराम से एक ही जगह पे काफी आदमी रह सकते हैं। तो इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी पद छाप। 16 ऑप्शन देखते हैं। इसमें 16 में क्या बताया गया है, प्रश्नोत्तर नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण किए जाने को क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके चक्रण किए जाने को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण। ठीक, फिर कहते हैं बी ऑप्शन में भू वैज्ञानिक चक्रण, सी ऑप्शन कहता है भू रासायनिक चक्रण। ठीक, डी ऑप्शन कहता है रासायनिक चक्रण।
तो देखिए चक्र होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पौधे मान लीजिए उगे, फिर इसके बाद ये कुछ दिन बाद गिर गए, सड़े गले इसमें, फिर इसी से पेड़ पौधे निकले, फिर ये बड़े हुए, सूखे, गिरे। तो इसी तरह से पौधों का चक्रण, मनुष्य का चक्रण ये चलता रहता है, और यही जो चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक, सी ऑप्शन, इसके बाद ए ऑप्शन मेरा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 17 में। इसमें क्या बताया गया है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र आपने पढ़ा होगा कि ये पिरामिड क्या होता है, पिरामिड जहां मम्मी दफनाए जाते हैं उसे पिरामिड कहा जाता है। तो पिरामिड क्या है, जीव भार का जो पिरामिड है पारिस्थितिकी तंत्र में ये उलट जाते हैं। हम आपको इस तरह से बता रहे हैं कि ये भूलेगा ही नहीं, आपने कभी भी इसमें देखेंगे कि हर साल प्रश्न आता है, लोग गलत करके चले आते हैं, जानते हुए भी गलत कर देते हैं। मैं आज इस तरह से बता रहा हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तालाब क्या है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तालाब दिया है, वन दिया है, और ये क्या है, घासीय स्थल दिया है, और शुष्क स्थल दिया है। तो जीव भार का पिरामिड के बारे में देखेंगे, ये स्थल होता है, ठीक, स्थल होता है और जल होता है। तो स्थल क्या होता है, स्थल पे जो पिरामिड बनते हैं, वो सीधा बनता है, ठीक, ये स्थल है, स्थल। तो इस पे जो पिरामिड बनता है ये सीधा बनता है, और जल पे क्या पिरामिड, जल के ऊपर पिरामिड बनते हैं, ये जल है, इसके ऊपर क्या आप बना सकते हैं पिरामिड, इस तरह से नहीं बना सकते। तो जल में जो बनता है पिरामिड, उसकी परछाई समझ लीजिए, परछाई होती है क्या, उल्टे बनते हैं। तो स्थल पर जो बनते हैं पिरामिड वो सीधा बनते हैं, और जो जल में बनते हैं वो उल्टा बनते हैं। तो फिर आइए प्रश्न पे देखते हैं। तो इसमें बताया गया स्थल, तो तालाब क्या है, तालाब में क्या उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, आप बताइए। तालाब में उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तालाब में अभी मैंने बताया क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसमें प्रश्न में क्या बताया, किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो उल्टा किस में बनेगा, हमारा तालाब में बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन कहता है वन, तो वन में हमारा पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। घासी क्षेत्र स्थल जो है, ये स्थल आया, स्थल पे भी हमारा सीधा बनेगा। फिर आते हैं शुष्क स्थल आते हैं, तो स्थल आया फिर इसमें शुष्क बनेंगे। तो इसी तरह से इसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते इसमें देखते हैं क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त कौन सा है, जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त कौन सा है, इसमें ए ऑप्शन में बताया गया है कि जो शाकाहारी वाले होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, उच्चतम पोषण स्तर वाले होते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि सर्वाहारी जो होते हैं वो उच्चतम होते हैं। सी ऑप्शन कहता है मांसाहारी वाले उच्चतम पोषण स्तर वाले होते हैं, और डी ऑप्शन कहता है अपघटक। इसमें किसको कहा जाता है, तो हमारे देखिए जो शाकाहारी और सर्वाहारी होते हैं ये अलग अलग हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम सबसे शीर्ष पर कौन होता है, न्यूनतम होते हैं, और एक शीर्ष पर होता है। तो हमारे देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे न्यूनतम होते हैं। जो शाकी होते हैं, जो जिनसे हमारे गाय भैंस भोजन जो प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी वाले होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उच्चतम। तो उच्चतम इसमें पूछ रहा है, उच्चतम में क्या होता है, जो सर्वाहारी वाले होते हैं, जो घास को भी खा जाते हैं, मांस मछली भी खा जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, ये सर्वाहारी। जो सब कुछ खाते हो उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो सबसे उच्चतम स्थान पे कौन होगा, उच्चतम स्थान पे सर्वाहारी होगा। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 19 में बताया गया है क्या, 19 कहता है कि इसमें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, तो इसमें बताया गया है ए ऑप्शन में कि शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, जो शिक्षक द्वारा व्याख्याएं की गई हो। फिर बी ऑप्शन कहता है कक्षा निदर्शन। सी ऑप्शन कहता है किस्से कहानियां। डी ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक का पठन।
तो हमारा इसमें बताया बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। तो देखिए सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है कि जो हम घूमते टहलते हैं उनको, घूमते टहलाते हैं उनको, वो सबसे उच्चतम होता है, उसमें जो बच्चों को प्रभावशाली युक्ति बताई जाती है। तो ये घूमना टहलना, घूमना आता है, घूमना टहलना ये होता। फिर क्या होता है हमारे इसमें जो आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है इसमें देता है कि व्याख्या, कक्ष निदर्शन। कक्ष निदर्शन तो होगा नहीं। कक्ष निदर्शन में क्या होता है कि कक्षा में निदर्शन जो किया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसके माध्यम से बच्चे प्रभावशाली युक्त हो जाते हैं, नहीं होता है। वो बच्चे क्या होता है देख कर होते हैं, घूम टहल कर होते हैं, वो जो उनके प्रत्यक्ष सामने जो दिखाई देता है जो वस्तु, उसके विषय में वो ज़्यादा उनकी जानकारी होती है। किस्से कहानियों के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से, उनको कहानियों के माध्यम से भी होते हैं। सबसे प्रभावशाली इसमें पूछा गया है तो इसमें क्या होता, इसमें किस्से कहानियां होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे देखेंगे इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसके देखने की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा होती है। इसमें बताया गया है कि किसके देखने की, मनुष्य की अपेक्षा जो है देखने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा होती है। तो आज हम इस तरह से बता रहे हैं कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखने की क्षमता किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, किससे, मनुष्य की अपेक्षा की गई है, मनुष्य के साथ। तो हमारा क्या बाज है, फिर चील है, फिर गिद्ध है। बाज और चील गिद्ध 3 हो गए। तो इन तीनों की, ये पक्षी हैं, तो इन पक्षियों के कितने पैर पाए जाते हैं, 2 पैर पाए जाते हैं, 2 पैर पाए जाते हैं। और ठीक फिर इसके बाद क्या कहा गया है, देखने की बात इसमें कही गई है। तो इसमें आंख इनके 2 कितने होते हैं, 2 आंखें होती हैं। तो 2 आंखें इसमें प्लस कर देंगे 2, ठीक, तो कितना हो गया 4। तो मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा होता, तो ये मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा इसमें नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा, ये छोड़ दीजिए 6 गुना अभी। तो इसमें देखेंगे मनुष्य की अपेक्षा देखने की क्षमता जो इन पक्षियों में होती है 6 गुना नहीं होती है, ये कितना होती है, 4 गुना होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कि 6 गुना पूछ रहा है। 6 किसमें, शेर हुआ, चीता हुआ, शेर चीता हुआ, इनके कितने पैर होते हैं, इनके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो इनके 4 पैर होते हैं। और देखने की बात कही गई है, तो आप देखने की बात, देखने इनके आंख कितने होते हैं, 2 आंख होते हैं, 2 आंख होते हैं। तो ये 4 और 2 मिला कितना हो गया, 6 हो गया। तो मनुष्य की पूछा, मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा होता है। तो 6 गुना ज्यादा किसमें होते हैं, शेर में होगा, चीता में होगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है, इनमें से ये है नहीं ऑप्शन, तो कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें से कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है, देखिए कि कहा गया है बाढ़ से समुद्रवित पौधे मर जाते हैं, क्योंकि जो बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो उससे जो समुद्रवित पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। कैसे मरते हैं, ऑप्शन इसमें देखिए क्या दिया गया है, क्योंकि पौधों में कोशिकाएं रस पतला हो जाता है। जो पौधों में कोशिका रस होती है, जो नली होती है जान ले जाने वाली, तो वो क्या होता है, पतला हो जाता है। ऐसा है कुछ। आगे देखिए बी ऑप्शन देखते हैं, मूल में श्वसन रुक जाता है। जो इसमें मूल जड़ होते हैं इसमें श्वसन रुक जाता है। सी ऑप्शन कहता है कि पौधों में कोशिका रस सांद्रण हो जाता है। क्या पौधों में कोशिका रस सांद्रण हो जाता है। फिर सी डी ऑप्शन कहता है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर निकल जाते हैं। क्या पौधों की, मतलब इसमें बताया गया पानी की अधिकता के कारण पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसके कारण वो मर जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। तो ऑप्शन में इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में क्या होता है कि पौधों में कोशिका रस पतला हो जाता है, तो ये हमारा गलत है, पतला नहीं होता है।
ये बी ऑप्शन कहता है मूल में श्वसन रुक जाता है। हमारा बी ऑप्शन जो क्या है सही है। ये पौधों में मूल में जो जड़ होते हैं इनमें श्वसन क्या होता है, रुक जाता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही रहा। और देखिए मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो सी टेट का और यूपी टेट का जो प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें इस तरह से है कि आप पास कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बहुत पूछा जाता है टफ। ठीक, तो फिर इसमें देखिए, तो यूपी टेट और सी टेट के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से बनाए जाते हैं। मैं जो अगला वीडियो लेके आऊंगा आपको, तो उसमें सारी जितनी वीडियो मैं बनाता हूं उसमें एनसीएफ से ही प्रश्न ढूंढ करके उससे प्रश्न तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो ठीक, तो इसके बाद इसमें जो भी प्रश्न है सब मेन प्रश्न है, आगे पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न का अच्छे से आकलन करके ही उसको पढ़िए और इसके बाद देखिए कि अगला प्रश्न हमारा किस तरह से बना सकता है। 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं उन चारों ऑप्शन से भी आप प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप एक प्रश्न पढ़ते हैं जो 4 ऑप्शन दिया होता है, अगर उन चारों ऑप्शन को पढ़ते हुए चले तो एक प्रश्न पढ़ने के साथ साथ हमारा क्या 4 प्रश्न तैयार होते हैं। ठीक, इसी के बाद फिर अगला वीडियो